दोस्तों, इस वक्त भयंकर भूचाल आया हुआ है। चारों तरफ तबाह छाई हुई है। पलक झपकते ही सब उलट पुलट हो रहा है। इसी बीच समुद्र में घेराबंदी तेज हो गया था। रातों रात ईरानी शिप गायब हो गया। हिंद महासागर की शांत सतह के नीचे उस रात कुछ ऐसा घट रहा था जिसकी आहट दुनिया को अभी पूरी तरह समझ नहीं आई थी। लेकिन इसके प्रभाव ने एशिया की रणनीतिक राजनीति को भीतर तक झकझोर दिया। रात का समय था। समुद्र की सतह पर हल्की लहरें उठ रही थीं और दूर तक फैला अंधेरा मानो किसी रहस्य को छुपाए बैठा था। कुछ ही घंटे पहले ईरानी नौसेना का युद्धपोत IRIS देना भारत के तटों से विदा लेकर अपनी नियमित यात्रा पर आगे बढ़ चुका था। यह वही जहाज था जो हाल ही में भारत में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलान 2026 में शामिल हुआ था। इस अभ्यास का आयोजन इंडियन नेवी ने किया था और इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग और सुरक्षा को मजबूत करना था। कई देशों के युद्धपोत इसमें शामिल हुए थे और समुद्र में मित्रता और रणनीतिक तालमेल का प्रदर्शन किया गया था। अभ्यास समाप्त हुआ। जहाज एक एक कर अपने अपने देशों की ओर लौटने लगे और ऐसा लगा कि यह महज एक सामान्य सैन्य कार्यक्रम था जो शांति और सहयोग का संदेश देकर समाप्त हो गया। लेकिन वास्तविक कहानी शायद उसी क्षण शुरू हुई थी जब यह जहाज भारतीय जलक्षेत्र को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र की ओर बढ़ा। जब IRS देना श्रीलंका के समुद्री इलाके के पास पहुंचा तो समुद्र के नीचे एक अदृश्य शिकारी पहले से मौजूद था। वह शिकारी था यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की एक परमाणु पनडुब्बी जो कई घंटों से चुपचाप समुद्र की गहराइयों में छिपी हुई थी। पनडुब्बी की दुनिया अलग होती है, अंधेरी, शांत और बेहद खतरनाक। सोनार स्क्रीन पर हर हलचल को ध्यान से देखा जाता है, हर ध्वनि का विश्लेषण किया जाता है। उसी सोनार स्क्रीन पर धीरे धीरे एक आकृति उभरी, ईरान का युद्धपोत जो अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहा था और जिसे शायद यह अंदाजा भी नहीं था कि कोई उसकी हर चाल पर नजर रख रहा है। उस रात समुद्र में जो होने वाला था वह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि महीनों से सिमर कर रहे एक बड़े भू राजनीतिक टकराव का विस्फोट था। वह टकराव जो ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच लगातार गहराता जा रहा था। अमेरिकी पनडुब्बी के भीतर बैठे अधिकारी शांत थे, लेकिन वातावरण में तनाव महसूस किया जा सकता था। आदेश का इंतजार हो रहा था। कुछ सेकंड बाद कमांड कंसोल पर संकेत आया। ऑपरेशन को अंजाम देने की अनुमति मिल चुकी थी। एक बटन दबाया गया और समुद्र की गहराई से एक घातक हथियार बाहर निकला, टॉर्पीडो। वह तेज गति से पानी को चीरता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। ऊपर सतह पर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। IRIS देना पर तैनात नाविकों को शायद यह एहसास भी नहीं था कि कुछ ही सेकंड में उनका जहाज इतिहास का हिस्सा बनने वाला है। अचानक समुद्र के भीतर एक जोरदार विस्फोट हुआ। जहाज के नीचे से उठी भीषण शक्ति ने पूरे ढांचे को झकझोर दिया। कुछ ही क्षणों में आग की लपटें और धुएं का गुबार उठने लगा। जहाज का संतुलन बिगड़ गया और धीरे धीरे वह समुद्र की गहराइयों में डूबने लगा। हिंद महासागर की लहरों ने कुछ ही मिनटों में उस युद्धपोत को अपने भीतर समा लिया। जब यह खबर बाहर आई तो अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक हलकों में हलचल मच गई। अमेरिकी रक्षा विभाग यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने पुष्टि की कि यह हमला चल रहे संघर्ष के तहत किया गया था। वहीं दूसरी ओर ईरान ने इसे आक्रामक और उकसाने वाली कार्रवाई बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी। लेकिन असली सवाल यह था कि यह घटना ठीक उसी समय क्यों हुई जब जहाज भारत से लौट रहा था। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी थी? क्योंकि जिस अभ्यास से यह जहाज लौटा था, यानी मिलान 2026, वह केवल एक सैन्य कार्यक्रम नहीं, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ते सामरिक समीकरणों का प्रतीक बन चुका था। रणनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह घटना कई स्तरों पर संदेश देती है। पहला संदेश सीधे ईरान के लिए था कि हिंद महासागर में उसकी सैन्य मौजूदगी पर नजर रखी जा रही है। दूसरा संदेश उन सभी देशों के लिए था जो इस क्षेत्र में अपनी नौसैनिक शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा,
शायद सबसे जटिल संदेश अप्रत्यक्ष रूप से इंडिया के लिए था, क्योंकि यह घटना उस समुद्री मार्ग के पास हुई जो भारत की ऊर्जा आपूर्ति और व्यापारिक गतिविधियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सवाल उठने लगे कि क्या हिंद महासागर अब एक नए रणनीतिक संघर्ष का मैदान बनता जा रहा है। भारत के लिए स्थिति इसलिए भी संवेदनशील हो जाती है क्योंकि उसने हमेशा इस क्षेत्र को सहयोग और स्थिरता का क्षेत्र बनाए रखने की कोशिश की है। इंडियन नेवी द्वारा आयोजित मिलान 2026 इसी नीति का हिस्सा था, जिसमें अलग अलग देशों की नौसेनाएं एक साथ अभ्यास करती हैं ताकि समुद्री सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। लेकिन जब उसी अभ्यास में शामिल होकर लौट रहा एक जहाज कुछ ही दिनों बाद डूबा दिया जाता है, तो सवालों का सिलसिला शुरू होना स्वाभाविक है। क्या इस हमले का उद्देश्य केवल सैन्य था या इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक संकेत छिपा था? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह घटना उस व्यापक संघर्ष का हिस्सा है जो पिछले कई महीनों से पश्चिम एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में फैलता जा रहा है। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच तनाव नया नहीं है, लेकिन हाल के महीनों में यह कई मोर्चों पर तेज हुआ है। कभी समुद्री मार्गों पर, कभी प्रतिबंधों के जरिए और कभी सैन्य तैनाती के रूप में। हिंद महासागर इस संघर्ष का नया अध्याय बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह वही क्षेत्र है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति गुजरती है। इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा? क्या यह घटना किसी बड़े समुद्री संघर्ष की शुरुआत साबित हो सकती है? और सबसे अहम, क्या इंडिया को इस टकराव में खींचने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जिस स्थान के पास यह हमला हुआ वह केवल एक भौगोलिक बिंदु नहीं, बल्कि वैश्विक समुद्री रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिंद महासागर में होने वाली हर हलचल का असर एशिया, मध्य पूर्व और यहां तक कि यूरोप तक महसूस किया जाता है। समुद्र की लहरें उस रात की कहानी को शायद हमेशा के लिए अपने भीतर छुपा लेंगी, लेकिन रणनीतिक दुनिया में उठे सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं। IRIS देना का डूबना केवल एक जहाज का अंत नहीं है, यह उस अनिश्चित भविष्य की शुरुआत भी हो सकता है जिसमें हिंद महासागर केवल व्यापार और सहयोग का मार्ग नहीं रहेगा, बल्कि महाशक्तियों के टकराव का नया मंच बन सकता है। और यही वह रहस्य है जिसने दुनिया की निगाहों को इस विशाल समुद्र पर टिकाए रखा है, क्योंकि शायद यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि इसकी असली शुरुआत अभी बाकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत पर कोई जिम्मेदारी बनती है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार किसी भी देश की जिम्मेदारी उसके क्षेत्रीय जल और विशेष आर्थिक क्षेत्र तक सीमित होती है। यदि कोई सैन्य कार्यवाही उस सीमा से बाहर होती है, तो कानूनी रूप से उस देश को सीधे तौर पर उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। उपलब्ध जानकारी के अनुसार हमला भारतीय समुद्री सीमा के बाहर हुआ। इसका मतलब यह है कि कानूनी दृष्टि से भारत पर प्रत्यक्ष दायित्व नहीं बनता, लेकिन कूटनीतिक दुनिया सिर्फ कानून से नहीं चलती। धारणा और राजनीतिक नैरेटिव भी उतने ही शक्तिशाली होते हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया और कुछ अंतर्राष्ट्रीय हलकों में यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या भारत को पहले से किसी खतरे की जानकारी थी या नहीं। भारत की स्थिति इस समय बेहद जटिल है। एक तरफ अमेरिका उसके लिए रणनीतिक साझेदार है, दूसरी तरफ ईरान के साथ भी भारत के ऐतिहासिक और आर्थिक संबंध रहे हैं, खासकर ऊर्जा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं के संदर्भ में। हिंद महासागर की गहराइयों में उस दिन सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन समुद्र की शांत सतह के नीचे एक ऐसा रहस्य धीरे धीरे आकार ले रहा था जो जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सबसे जटिल अध्यायों में से एक बनने वाला था। भारत की विदेश नीति दशकों से सामरिक स्वायत्तता के सिद्धांत पर आधारित रही है, एक ऐसा सिद्धांत जिसने भारत को शीत युद्ध के दौर से लेकर आज तक किसी एक गुट के साथ पूरी तरह खड़े होने के बजाय संतुलन बनाकर चलने की क्षमता दी। लेकिन कभी कभी इतिहास ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां संतुलन बनाए रखना ही सबसे कठिन परीक्षा बन जाता है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ।
हिंद महासागर के विशाल विस्तार में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास चल रहा था। कई देशों के युद्धपोत, पनडुब्बियां और निगरानी विमान समुद्री सुरक्षा के नाम पर एक साथ अभ्यास कर रहे थे। भारत की नौसेना भी इस अभ्यास की मेजबानी कर रही थी और उसके जहाज क्षेत्र की निगरानी में लगे थे। ऊपर से सब कुछ एक सामान्य सैन्य अभ्यास जैसा ही था। रेडार की धीमी आवाजें, संचार उपकरणों की लगातार चमकती रोशनी और समुद्र की लहरों के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ते विशाल युद्धपोत। लेकिन समुद्र की गहराई में एक ऐसी गतिविधि चल रही थी जिसे बहुत कम लोग समझ पा रहे थे। श्रीलंका के पास समुद्र की गहराइयों में एक अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी बेहद सतर्कता से आगे बढ़ रही थी। उसका मिशन सार्वजनिक नहीं था, आधिकारिक तौर पर वह भी अभ्यास का हिस्सा थी, लेकिन उसके भीतर बैठे कमांडरों को एक अलग आदेश मिला हुआ था। यह आदेश इतना गोपनीय था कि उसके बारे में अभ्यास में शामिल अन्य देशों को भी पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। पनडुब्बी के नियंत्रण कक्ष में हल्की नीली रोशनी के बीच अधिकारी अपने उपकरणों पर नजर टिकाए हुए थे। सोनार स्क्रीन पर हर हलचल दिखाई दे रही थी। समुद्र की गहराई में चलने वाली हर ध्वनि, हर कंपन उनके सामने डिजिटल संकेतों में बदल रही थी। अचानक स्क्रीन पर एक अलग तरह का संकेत दिखाई दिया। एक लक्ष्य जो स्थिर नहीं था, बल्कि धीरे धीरे अपनी दिशा बदल रहा था। यह संकेत किसी साधारण जहाज का नहीं था। कुछ मिनटों तक गहरी चुप्पी छाई रही। फिर पनडुब्बी के कमांडर ने धीमी आवाज में आदेश दिया, लक्ष्य की पुष्टि करो। कुछ सेकंड बाद उत्तर आया, लक्ष्य पहचान में आ गया है। इसके बाद जो हुआ वह समुद्री इतिहास में एक रहस्यमयी घटना के रूप में दर्ज होने वाला था। टॉर्पेडो लॉन्च ट्यूब का दरवाजा धीरे धीरे खुला और समुद्र की गहराई में एक घातक हथियार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गया। उस क्षण समुद्र के ऊपर सब कुछ शांत था। भारतीय नौसेना के जहाज अपने अभ्यास में लगे थे। उनके रडार और संचार प्रणाली सामान्य गतिविधि दिखा रहे थे। लेकिन कुछ ही देर बाद दूर कहीं पानी के भीतर एक जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका इतना गहरा था कि उसकी तरंगें समुद्र की सतह तक महसूस की जा सकती थीं। भारतीय जहाजों के सोनार उपकरणों ने अचानक उस विस्फोट की ध्वनि दर्ज की। नियंत्रण कक्ष में बैठे अधिकारी चौंक उठे। यह अभ्यास का हिस्सा नहीं है, किसी ने धीरे से कहा। कुछ ही मिनटों में कई देशों के जहाजों के बीच संचार शुरू हो गया। हर कोई जानना चाहता था कि समुद्र के भीतर आखिर हुआ क्या है। लेकिन सबसे बड़ी उलझन भारत के सामने थी, क्योंकि यह पूरा अभ्यास उसकी मेजबानी में हो रहा था। और अब समुद्र की गहराई में हुआ यह रहस्यमयी हमला अचानक एक अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक पहेली बन चुका था। भारत के लिए यह स्थिति बेहद जटिल थी। उसकी नीति हमेशा से यही रही है कि वह किसी भी वैश्विक शक्ति के साथ सहयोग तो करे, लेकिन अपनी स्वतंत्र रणनीतिक पहचान बनाए रखे। लेकिन जब किसी सहयोगी देश की सैन्य कार्रवाई आपके समुद्री क्षेत्र के पास हो जाए, तो संतुलन बनाए रखना आसान नहीं रहता। नई दिल्ली में उसी रात उच्च स्तरीय बैठकों का दौर शुरू हो गया। नौसेना मुख्यालय से लेकर विदेश मंत्रालय तक हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या भारत को इस कार्रवाई की पहले से जानकारी थी? आधिकारिक तौर पर उत्तर स्पष्ट था, नहीं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल आधिकारिक बयान ही मायने नहीं रखते। धारणाएं और संदेह भी उतने ही शक्तिशाली होते हैं। यही कारण था कि इस घटना की खबर सामने आते ही दुनिया भर के रणनीतिक विश्लेषक सक्रिय हो गए। हिंद महासागर लंबे समय से भारत के लिए केवल एक समुद्री क्षेत्र नहीं, बल्कि उसकी रणनीतिक पहचान का हिस्सा रहा है। इस क्षेत्र में समुद्री मार्गों की सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना भारत की प्राथमिकता रही है। लेकिन अब अचानक यह सवाल उठने लगा कि यदि किसी विदेशी पनडुब्बी की गतिविधि इतनी निकट तक पहुंच सकती है कि वह श्रीलंका के आसपास सक्रिय होकर टॉर्पेडो हमला कर दे, तो इसका मतलब है कि समुद्र की गहराइयों में कई ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जिन पर सभी देशों की निगरानी पूरी तरह नहीं है। भारतीय नौसेना के विशेषज्ञों ने तुरंत अपने समुद्री डोमेन जागरूकता तंत्र की समीक्षा शुरू कर दी। उपग्रह निगरानी, तटीय रडार श्रृंखला, पनडुब्बी रोधी विमान
हर प्रणाली को फिर से जांचा जाने लगा, क्योंकि यह केवल एक घटना नहीं थी बल्कि भविष्य की संभावित चुनौतियों का संकेत भी थी। दूसरी ओर इस घटना की गूंज मध्य पूर्व तक पहुंच चुकी थी। ईरान ने तुरंत इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। तेहरान से जारी बयान में कहा गया कि वह उन सभी देशों को ध्यान से देखेगा जो अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग में शामिल हैं। यह बयान भले ही सीधे भारत का नाम लेकर नहीं दिया गया था, लेकिन संकेत स्पष्ट थे। भारत के सामने एक नई कूटनीतिक चुनौती खड़ी हो गई थी। उसे यह स्पष्ट करना था कि उसकी भूमिका केवल एक मेजबान और सहयोगी की थी, न कि किसी आक्रामक सैन्य कार्रवाई का हिस्सा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर शब्द का वजन होता है। इसीलिए नई दिल्ली का आधिकारिक बयान बेहद सावधानी से तैयार किया गया। उसमें कहा गया कि अभ्यास में भाग लेने वाले सभी जहाज जब तक भारतीय समुद्री सीमा में थे, उनकी सुरक्षा भारत की जिम्मेदारी थी। लेकिन जिस घटना की चर्चा हो रही है वह भारतीय सीमा से बाहर हुई और उसकी पूर्व जानकारी भारत को नहीं थी। फिर भी स्थिति पूरी तरह शांत नहीं हुई। खाड़ी क्षेत्र में काम कर रहे लाखों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ने लगी। यदि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ता है तो उसका असर केवल सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। तेल आपूर्ति, व्यापार मार्ग और प्रवासी समुदाय, सब पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। यही कारण था कि भारतीय कूटनीति ने तुरंत कई मोर्चों पर काम शुरू कर दिया। तेहरान, वॉशिंगटन और खाड़ी देशों के साथ संवाद तेज कर दिया गया। भारत की कोशिश थी कि वह किसी भी तरह इस संकट को अपने खिलाफ बनने वाले कूटनीतिक विवाद में बदलने से रोक सके। लेकिन समुद्र के भीतर हुआ वह विस्फोट अब भी एक रहस्य बना हुआ था। विश्लेषक यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि उस टॉर्पिडो का वास्तविक लक्ष्य क्या था। क्या वह किसी विशेष जहाज को निशाना बनाने के लिए छोड़ा गया था, या यह किसी गुप्त सैन्य अभियान का हिस्सा था जिसे आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा? इन सवालों के जवाब शायद कभी पूरी तरह सामने न आए, लेकिन इतना स्पष्ट था कि उस एक घटना ने हिंद महासागर की सुरक्षा व्यवस्था पर एक नई बहस शुरू कर दी थी। इस पूरे संकट को व्यापक संदर्भ में देखें तो यह केवल एक समुद्री घटना नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का संकेत भी है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव दशकों से चला आ रहा है, लेकिन समुद्र में इस तरह की प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई स्थिति को और खतरनाक बना देती है। यदि ऐसे हमले जारी रहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। अरब सागर और हिंद महासागर से होकर गुजरने वाले तेल टैंकर दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा है। किसी भी प्रकार की अस्थिरता तेल की कीमतों को प्रभावित कर सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में झटके पैदा कर सकती है। फिलहाल भारत आधिकारिक रूप से यही कह रहा है कि उसे इस कार्रवाई की पूर्व जानकारी नहीं थी और हमला उसकी समुद्री सीमा के बाहर हुआ। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में घटनाएं केवल आधिकारिक सीमाओं से तय नहीं होती। आने वाले दिनों में कूटनीतिक बातचीत, बयानबाजी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे की गूंज लगातार सुनाई देगी। शायद भविष्य में इस घटना के कई छिपे हुए पहलू सामने आए, लेकिन फिलहाल समुद्र की गहराइयों में हुआ वह रहस्यमयी विस्फोट दुनिया को यह याद दिला चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कभी भी पूरी तरह शांत नहीं होती। कभी कभी वह समुद्र की तरह होती है, ऊपर से शांत और भीतर से उथल पुथल से भरी हुई। भारत की विदेश नीति लंबे समय से सामरिक स्वायत्तता पर आधारित रही है, यानी किसी एक गुट के साथ पूरी तरह खड़े होने के बजाय संतुलन बनाए रखना। ऐसे में यह घटना भारत के लिए कूटनीतिक परीक्षा बन सकती है। उसे यह स्पष्ट करना होगा कि अभ्यास में भाग लेने वाला कोई भी जहाज जब तक भारतीय सीमा में था, उसकी सुरक्षा भारत की जिम्मेदारी थी, लेकिन सीमा से बाहर की कार्यवाही पर उसका नियंत्रण नहीं था। इस पूरी घटना का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है हिंद महासागर की सुरक्षा। हिंद महासागर को लंबे समय से भारत अपना प्राथमिक रणनीतिक क्षेत्र मानता रहा है। यदि किसी विदेशी पनडुब्बी की गतिविधि इतनी निकट तक पहुंच जाती है कि वह श्रीलंका के आसपास सक्रिय होकर टॉर्पिडो हमला कर सके, तो यह क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी चिंता का विषय है।
भले ही अमेरिका और भारत के बीच रक्षा सहयोग मजबूत हो, लेकिन किसी भी बाहरी सैन्य कार्यवाही का भारत के समीप होना रणनीतिक सतर्कता की मांग करता है। आने वाले दिनों में भारतीय नौसेना अपनी निगरानी और समुद्री डोमेन जागरूकता को और मजबूत कर सकती है। ईरान की संभावित प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ईरान पहले ही यह संकेत दे चुका है कि वह उन देशों को संदेह की नजर से देखेगा जिन्हें वह अमेरिका का साझेदार मानता है। हालांकि भारत ने सार्वजनिक रूप से संतुलित रुख अपनाया है, फिर भी उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके व्यापारिक जहाजों और खाड़ी क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा प्रभावित ना हो। खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं और क्षेत्रीय अस्थिरता का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और प्रवासी समुदाय पर पड़ सकता है। इस पूरे संकट को एक बड़े संदर्भ में भी देखना होगा। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कोई नया नहीं है, लेकिन समुद्र में सीधे टॉर्पेडो हमले जैसी कार्रवाई स्थिति को और गंभीर बनाती है। यदि इस तरह की कार्रवाइयां जारी रहती हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर खतरा बढ़ सकता है। हिंद महासागर और अरब सागर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार की अस्थिरता तेल कीमतों और वैश्विक बाजारों को प्रभावित कर सकती है। फिलहाल भारत आधिकारिक रूप से यही कह रहा है कि उसे इस कार्यवाही की पूर्व जानकारी नहीं थी और हमला उसकी समुद्री सीमा के बाहर हुआ। आने वाले दिनों में कूटनीतिक बातचीत, बयानबाजी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे की गूंज देखने को मिलेगी। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह ना तो किसी पक्ष के खिलाफ सार्वजनिक टकराव की स्थिति में दिखे और ना ही अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर होने दे। संतुलन, पारदर्शिता और सतर्कता, यही 3 शब्द आने वाले समय में भारत की रणनीति को परिभाषित करेंगे। अब इस पूरे घटनाक्रम को केवल एक अलग थलग सैनिक कार्रवाई मानना भूल होगी। यह उस बड़े सामरिक टकराव की कड़ी है जिसमें पश्चिम एशिया से लेकर हिंद महासागर तक शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। जब ईरान और अमेरिका सीधे सैन्य मोड में आते हैं, तो उसका असर सीमित नहीं रहता। IRIS देना के डूबने की घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि समुद्र अब केवल व्यापार और ऊर्जा मार्ग का क्षेत्र नहीं रह गया है, बल्कि सक्रिय युद्ध क्षेत्र में बदल सकता है। यह परिवर्तन केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में पूरी वैश्विक रणनीतिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इसी के बीच नहीं है, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक ढांचे को प्रभावित कर सकता है, जिसमें भारत एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। सबसे पहले सामरिक परिप्रेक्ष्य को समझना होगा। हिंद महासागर लंबे समय से वैश्विक शक्ति प्रतिस्पर्धा का केंद्र रहा है। विश्व के बड़े तेल शिपमेंट यहीं से गुजरते हैं। यदि इस क्षेत्र में सैन्य टकराव बढ़ता है, तो ऊर्जा आपूर्ति, बीमा दरें, समुद्री सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सीधा असर पड़ता है। जब अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत को टॉर्पेडो से निशाना बनाया, तो यह केवल एक जहाज का डूबना नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि समुद्री संघर्ष अब भौगोलिक सीमाओं से बंधा नहीं रहेगा। यह कार्यवाही श्रीलंका के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई बताई जा रही है, जिसका अर्थ है कि संघर्ष का विस्तार पारंपरिक युद्ध क्षेत्र से बाहर हो चुका है। हिंद महासागर की लहरों के नीचे अक्सर केवल व्यापारिक जहाजों, तेल टैंकरों और मछुआरों की नावों की आवाजाही होती थी, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह शांत दिखने वाला समुद्री क्षेत्र अब वैश्विक शक्ति संघर्ष का सक्रिय मंच बनता जा रहा है। हाल ही में ईरान के युद्धपोत IRIS देना के डूबने की घटना ने अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक समुदाय को झकझोर कर रख दिया। यह केवल एक सैन्य जहाज का अंत नहीं था, बल्कि उस बदलते भू राजनीतिक यथार्थ का प्रतीक था, जिसमें समुद्र अब व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के रास्तों के साथ साथ संभावित युद्ध क्षेत्र में भी बदलते जा रहे हैं। जब अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा टॉर्पीडो हमले की खबर सामने आई, तो यह स्पष्ट हुआ कि पश्चिम एशिया में चल रहा तनाव अब धीरे धीरे हिंद महासागर तक फैलने लगा है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह घटना किसी सीमित क्षेत्र में नहीं, बल्कि श्रीलंका के निकट अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई बताई जा रही है। इसका अर्थ यह है
कि अब संघर्ष पारंपरिक युद्ध क्षेत्रों की सीमाओं को पार करके वैश्विक समुद्री मार्गों तक पहुंच चुका है। यही वह बिंदु है जहां से भारत की रणनीतिक चिंता शुरू होती है, क्योंकि हिंद महासागर केवल एक समुद्री क्षेत्र नहीं बल्कि भारत की आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा संरचना की रीढ़ है। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह इस उभरते हुए संकट में संतुलन बनाए रखे। एक ओर अमेरिका भारत का रणनीतिक साझेदार है, जिसके साथ रक्षा सहयोग, तकनीकी साझेदारी और इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत घनिष्ठ संबंध विकसित हुए हैं। दूसरी ओर ईरान भारत के लिए ऊर्जा, भू राजनीति और मध्य एशिया तक पहुंच के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण देश है। यदि भारत किसी एक पक्ष के साथ खुलकर खड़ा होता दिखाई देता है तो यह उसके दीर्घकालिक हितों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए भारत की नीति हमेशा से संतुलन और रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित रही है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति इस संतुलन को बनाए रखना पहले की तुलना में कहीं अधिक कठिन बना रही है। जब दो बड़े सैन्य शक्तियां समुद्र के बीच टकराव की स्थिति में आ जाती हैं, तो वहां तटस्थता बनाए रखना केवल कूटनीतिक कौशल का ही नहीं बल्कि सैन्य और आर्थिक तैयारी का भी प्रश्न बन जाता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।